ये पर्ची और खर्ची बंद किसने करी? अगर ये मुख्यमंत्री योग्य नहीं होते, ये मुख्यमंत्री बोल्ड नहीं होते, ये मुख्यमंत्री के मन में दिल में ऐसी बात नहीं होती कि मैं सही को सही कहूं, तो पहली बार जो है ना पर्ची खर्ची बंद करने का खर्ची के बाद सूटकेस चले हैं। पर्ची खर्ची की बात कही है, मुझे उस पर हैरानी हुई है कि इसमें तो सूटकेस जैसे वो सूटकेस भी हमने ही पकड़े हैं, वो हमने ही पकड़े, और जो गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो पीछे चला करने का काम किया, पढ़ेंगे कहाँ से? स्कूल बंद कर रहे हैं, पीछे से चला हम ही रोक रहे हैं, पैसे लेता है वो आज उसकी बारी चल रही है। इनका स्टाफ सिलेक्शन का चेयरमैन जो वो पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं, आज जो पीए जो पकड़ा गया चाहिए रजिस्ट्री को पकड़ा गया। आप मलिक साहब, आप लोगों को जाति और धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने इतना देश को बांटने का काम किया है, उसकी घोर निंदा। और आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और एफएचएल टाइम्स। आज हम एक विशेष राजनीतिक मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जो कि हरियाणा की राजनीति में बहुत अहम स्थान रखता है। आदमपुर जहां जिस हलके ने मुख्यमंत्री तक दिए हैं, भजन लाल यहाँ से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री रहे हैं, और अब वहां पर उपचुनाव होने जा रहा है क्योंकि उनके सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं योगेश सिहाग एडवोकेट, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और पहले यूथ विंग में भी काम किया है और बड़ी बेबाक राय रखते हैं राजनीतिक मुद्दों को लेकर। दूसरे जो अतिथि हैं हमारे प्रोफेसर मनदीप मलिक हैं, जो कि लोकसभा निगरानी कमेटी के अध्यक्ष हैं हिसार लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी से। जितेंद्र शौरान, जो कि INLD पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और हिसार हल्का के प्रभारी हैं और जिला प्रभारी हैं युवा INLD भिवानी के। उसके अलावा हमारे साथ प्रमुख कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के सीताराम जी। आप सभी का स्वागत है सर। उसी मुद्दे को देंगे तो वैसे ही क्रम से ही हम जारी रखेंगे। जैसा कि कुलदीप बिश्नोई ने अभी पार्टी छोड़ी है कांग्रेस और वो शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं सियाग साहब कांग्रेस के नजरिए से? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी पिछले 2019 से और 2022 तक विधायक थे कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के विधायक होते हुए उन्होंने अपना रिजाइन दिया और जो राज्यसभा का जो वोट जो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की जी, वो एक तरह से उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी जिससे वो विधायक चुने गए थे, जो जनता ने उस कांग्रेस पार्टी के और भाजपा के विरोध में वोट दिया था, और उन्होंने जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जनता के साथ भी एक विश्वासघात। ऐसा क्या कारण रहा कि उन्हें क्रॉस वोटिंग करनी? क्योंकि उनकी खुद CM साहब ने भी ये बात मानी कि उनकी पिछले 1 साल से बातचीत चल रही थी, तो वो काफी दिनों से ही मतलब उनका जो मन है कांग्रेस पार्टी में नहीं था वो उनकी जो बातचीत और जो अहम जो था, और जबकि वो ये कहते हैं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अब वो किसी जो पार्टी ने जो एक प्रदेश अध्यक्ष जो एक बहुत प्रमुख जो चेहरा था कांग्रेस पार्टी का, माननीय उदय भान जी 6 बार विधायक रह चुके हैं और बहुत बड़े एक दलित चेहरा था कांग्रेस पार्टी का, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। नहीं, उसी उतना बड़े चेहरे के सामने ये भी दो लोकसभा से सांसद रह चुके हैं, 4 बार MLA भी रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, और एक बार तो उन्होंने चौधरी देवीलाल के पोते और चौधरी बंसीलाल के पुत्र सुरेंद्र सिंह को भिवानी लोकसभा इलेक्शन में हराया था। तो लोकप्रियता के हिसाब से या नेता के हिसाब से तो वो भी पूरे हरियाणा में, और अपनी पार्टी भी चलाई है उन्होंने 3, 4, 5, 6 साल जो भी। तो इस हिसाब से तो मतलब उदय भान के साथ आप कंपैरिजन करते हैं तो कहीं भी मतलब कुलदीप बिश्नोई को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। देखिए, जो उनका जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, कभी भी वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। आप उनकी विधानसभा की जो सेशन के दौरान की आप उनकी जो है आप उनकी अटेंडेंस जो निकलवाओगे तो वो कभी सेशन में जाते ही नहीं थे, और ना ही उन्होंने जनता के मुद्दे कभी उठाए। आदमपुर विधानसभा से जुड़े हुए उन्होंने कभी विधानसभा में मुद्दे नहीं उठाए। तो वो सिर्फ एक जो आम जो विधायक की जो भूमिका थी, मैं समझता हूँ कि वो उसके साथ भी एक जो वो नहीं कर रहे थे, एक जो उसको साथ जो एक जो पार्टी ने चुना, जो जनता ने चुना, उसके साथ भी वो न्याय नहीं कर रहे। तो प्रोफेसर साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, तो इस बार आदमपुर में कमल खिलेगा? आदमपुर में इस बार 100% कमल खिलेगा। और पहले पिछली बार कुलदीप बिश्नोई को 65,000 वोट मिले थे 2019 में, और मैं समझता हूँ इस बार उनको 80,000 पार वोट मिलेंगे और बहुत बड़े लगभग 40,000 के मार्जिन से
जी। वो जीत के जाएंगे। जी जी। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में एक नई सीट जो है ना वो विधानसभा में बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। देखिए, क्या ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि जो भी कोई अच्छा लीडर होता है उसके खिलाफ ईडी या सीबीआई ऐसी चीजें लगा देती है कि वो मजबूरन अपनी मूल पार्टी को छोड़ के यहाँ आ जाता है और आप अपनी सीट बढ़ा लेते हो, या फिर एमएलए जीतने के बाद जो होते हैं जिनकी उनमें कोई कमजोरी दिखती है या कोई डाउनफॉल दिखता है, कुछ भी कोई एक कमी दिखती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी जांच एजेंसी लगा दी जाए कि वो अपनी पार्टी छोड़कर अपने पास आ जाए, और वो पहले भ्रष्टाचारी होता है और जैसे ही कमल थामता है उसको ये लगता है कि भाई भाई उन्हें गंगा रूपी उसमें वैतरणी में एक स्नान कर लिया और वो पाक साफ हो गया, पवित्र हो गया। ये ईडी और ये सीबीआई ये कोई भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जब से देश आजाद हुआ ये एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जी जी। और समय समय के ऊपर चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो आज पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर भी ये ऐसी कार्रवाई हुई है, उनकी भी जांच हुई है। और जो भी देश में अकेले ये लोग नहीं है, देश में ये ईडी की और सीबीआई की जांच अपने तरीके से चलती रहती है। तो क्या कारण है? ऐसा कोई विषय नहीं है कि जानबूझ के किसी के ऊपर किया, कानून अपना काम कर रहा है जी, उसमें हम तो क्या। इसका मतलब ये है कि मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो स्ट्रांग लीडर हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लीडर हैं किसी के खिलाफ भी ईडी या सीबीआई की ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। जब जब भी किसी की शिकायत आती है और किसी भी शिकायत का आधार बना करके उसका बेस बना करके एजेंसी अपना काम करती है। अगर कभी ऐसा कोई आएगा भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई कार्यकर्ता, उसके खिलाफ कोई ऐसी एप्लीकेशन आएगी, कोई शिकायत आएगी, तो वहां भी जांच हो। किसने कहा जांच नहीं करते? जब किसी के पास कोई फैक्ट ही नहीं है और ईडी के पास किसी के पास है या कोई ऐसी दरखास्त नहीं है, किसी की शिकायतें नहीं है, अब यूं ईडी किसी के धक्के से घर थोड़ी जाएगी। कुछ तो बेस आधार तो होना चाहिए। अगर किसी पार्टी के पास ऐसा कोई बेस आधार है, हम स्वागत करते हैं, वो देना फिर ला करके, कौन मना कर रहा है? जी। तो अभी जैसे एक आपके एक वरिष्ठ नेत्री थी जिन्होंने पिछली बार आदमपुर से इलेक्शन भी लड़ा, दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई, जो जिसकी अभी जांच भी चल रही है सीबीआई से, और उस बारे में आपकी क्या राय है? कई लोग ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेताओं का हाथ है, कि उसके अंदर कोई बड़े मगरमच्छ हैं, पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्वर्गीय सोनाली फोगाट को इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीतिक द्वेष से ऐसा कि ये कांड नहीं है। ये प्रॉपर्टी वगैरह का मैटर जो लगता है, ऐसा कुछ जो सुनने में आया है, लेकिन बाकी जो एजेंसी अब सीबीआई जांच कर रही है, घर वालों की डिमांड थी सीबीआई जांच हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगातार प्रयास किए और केंद्रीय नेतृत्व से बात की, और बात करके वहाँ के मुख्यमंत्री गोवा से बात की और सीबीआई को जांच दे दी। घरवाले जैसे तो हमने पहले दिन से कहा था, जो घरवाले कहेंगे वैसा ही इंक्वायरी जिससे भी कहेंगे वो हम करवाएंगे। सीबीआई की बात तो सीबीआई जांच कर रही है, जांच में सारी बातें आ जाएंगी सामने। एनएलडी से जितेंद्र शोरान जी है। शोरान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपके लगभग आदमपुर उपचुनाव में एक ही कैंडिडेट आता है हमेशा, राजेश बुदारा जी, और कुलदीप बिश्नोई अब दूसरी पार्टी में चले गए, तो इस बार उम्मीदवार बदलेगा या पार्टी किस तरीके से? आप दो पार्टी में विभाजन भी हो गया था, उसके बाद थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन आपके नेता अभय सिंह चौटाला काफी दौरा कर रहे हैं, आप सभी लोग भी सक्रिय हैं, तो आदमपुर उपचुनाव में आप इन लोगों को कहाँ पाते हैं? क्या जो जहाँ तक टिकट की बात है, वो है हमारी पार्टी में एक रूल रहा है हमेशा से ही कि हमारे जो सुप्रीमो है ओम प्रकाश चौटाला जी, वो पब्लिक के बीच में से ही चेहरा निकालते हैं। जो पब्लिक की आवाज होगी कि भाई अब की बार इसको चुनाव लड़ाना, उसी को चुनाव लड़वाया जाएगा। और जहाँ तक हार जीत की बात है और राजेश बुदारा जी की जहाँ तक बात, उन्होंने हर बार अच्छा चुनाव लड़ा है, और अब की बार जो प्रोग्राम हमारे हल्के में हो रहे हैं, आप जाके देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, और इस बार 100% इनेलो आदमपुर में अपना परचम लगाएगी। जी। सीताराम जी, आम आदमी पार्टी ने अभी रैली भी की और आपने वहां पर ये कहा कि हम पानी ला कर देंगे, हम इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे। तो अब तो मतलब पंजाब में आपकी सरकार है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए, लेकिन एसवाईएल के बारे में, हरियाणा के बारे में तो कुछ नहीं बोल के गए कि भाई हम पानी देंगे या नहीं देंगे या क्या। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मनु जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको कि आपके माध्यम से जो है आम आदमी पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने में हमें सहायता मिल रही है। जी। और जहां तक आपने एसवाईएल का जो बात की मुझसे, तो उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एसवाईएल का मुद्दा ये आज का मुद्दा नहीं, ये बहुत पुराना मुद्दा है। और एक्चुअली में ये जो पुरानी जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं, उन्होंने इसको मुद्दा ही बनाया हमेशा, क्योंकि उनके पास जीत के लिए और जो मुद्दा होता है उसको बनाते हैं मुद्दा, लोगों को बहला फुसलाकर आपस में लड़ाकर इन्होंने जो काम किया ना, तो इसको मुद्दा बनाया है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं, जो हमारे हाईकमान है, केजरीवाल जी हैं, इसका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से निकालेंगे। थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये इजी नहीं है, आसान नहीं है, काफी समय हुआ इसको,
तो इस पे बैठ के जो है इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। जी जी। तो सियाज साहब, फिर दोबारा मैं आपके पास आ रहा हूँ एक नए प्रश्न के साथ कि आदमपुर एक अभेद किला चौधरी भजनलाल परिवार का रहा है। चाहे वहां से जसमा देवी इलेक्शन लड़ी, चाहे भजनलाल ने इलेक्शन लड़े, चाहे कुलदीप बिश्नोई ने इलेक्शन लड़ा, हमेशा ही भजनलाल परिवार जीता है। पार्टी चाहे कांग्रेस रही हो, हरियाणा जनहित कांग्रेस रही हो, और अब भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस के नजरिए से आप क्या देखते हैं कि कौन आपका उम्मीदवार होगा? और किस एक बार मुझे लगता है कि जयप्रकाश जो आपके कैंडिडेट रहे थे, उन्होंने मार्जिन 6600 तक ले गए थे, वो सबसे लोएस्ट मार्जिन रहा था भजनलाल परिवार की जीत का। तो क्या दोबारा जयप्रकाश आ रहे हैं, या संपत सिंह आ रहे हैं, या उनके सुपुत्र आ रहे हैं? कौन उम्मीदवार होगा और किस प्रकार से, मतलब जबकि कुलदीप बिश्नोई ने चुनौती दी है आपके वरिष्ठ नेता को कि या तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर अपने आप को लोकप्रिय पाते हैं और वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरे बेटे के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा उसके खिलाफ वो आए और अपनी लोकप्रियता दिखाएं, या दीपेंद्र हुड्डा आए, तो इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, आदमपुर का जो आप गढ़ की बात कर रहे हो, गढ़ जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, ना कि भजनलाल जी का। नहीं तो हरियाणा जनहित कांग्रेस भी तो हरियाणा बनी। जनहित कांग्रेस से जब उन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा था, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने, केवल जीत उनकी 6600 के मार्जिन से जीत हुई थी, और वो भी नेट टू नेट फाइट थी। वो भी जयप्रकाश जी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था। और आज भी जो मैं कहता हूं कि जो अभी जो सिचुएशन है, जो आज के हालात है, लोग जो हमने भी दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ दौरे किए हैं आदमपुर के, लोग बदलाव चाहते हैं और एक मजबूत चेहरा कांग्रेस पार्टी का वो मैं समझता हूँ वो देखते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये आदमपुर का चुनाव लड़ा जाएगा, और निश्चित तौर पे यहाँ का हर कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ने में सक्षम है। लेकिन जो हम मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही है, राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं, और एक आम जो है चर्चा है कि वहां का जो आम मतदाता है वो ये चाहता है कि हम 26 साल से राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं, हम सत्ता के साथ नहीं है, और हम सत्ता के साथ आएंगे। जैसे ही कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, भगवा दामन थामा, उसी दिन से ही वहां पर विकास कार्य होने शुरू हो गए हैं। तो आपको लगता है कि आप उस मतलब जो सत्ता के विरोध में आप हैं, क्योंकि आप विपक्षी दल हैं, और किस प्रकार से आप उसको देखते हैं कि कैसे आप उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? मनदीप जी, मैं आपके इस सवाल का बड़ा सही सटीक जवाब देता हूँ। एक तो जो आप बात कर रहे हो कि जिस दिन से कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन की और वहां विकास कार्य होने शुरू हो गए, क्या जो विपक्ष का विधायक है उनके साथ मतलब इस सीएम साहब ये निश्चित रूप से मानते हैं कि उनके साथ हम भेदभाव करते हैं? उन्होंने ये भी कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बात, कि 5 करोड़ रुपया हर एक विधायक को, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे निर्दलीय हो, सबको हर 5 करोड़ रुपए वो अभी तक नहीं आए हैं जी पैसे। और दूसरा जो मैं बात कह रहा हूँ, उन्होंने तो विधायक रहते हुए कभी जनता की समस्याएं और जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है। जैसा कि आपने कहा, उन्होंने तो ईडी सीबीआई और उनसे बचने के लिए पार्टी बदली है, और ना कि उन्हें जनता के मुद्दे से मतलब। और जहां तक सत्ता का सवाल है, सत्ता में तो क्या नाम है, आदमपुर हल्का हमेशा ही रहा है। अब वो सत्ता में कौन सी सत्ता में आएंगे? विधायक तो वो पहले भी थे। मुख्यमंत्री का पद उन्हें भाजपा में नहीं मिलने जा रहा, ना ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आज तो वो एक आम कार्यकर्ता, और मैं नहीं समझता जो भाजपा वाले लोग भी, जो नेता लोग का भी जब भी जवाब आता है, मैं नहीं समझता कि कोई उनकी टिकट भी कोई निश्चित है। आज तो वो एक आम कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में है। ऐसा कुछ नहीं है जी। बीजेपी में तो जो बड़े बड़े जो ऐसा उन्होंने ना ही तो ये वादा करके टिकट उनको लिया गया है, आज तो वो एक आम कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। वो उसके बाद आगे क्या होता है, उन्हें ना तो प्रदेश अध्यक्ष पद दिया गया है यहाँ आने के बाद, और ना ही उन्हें मुख्यमंत्री का कोई, मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के सपने तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, राव इंद्रजीत सिंह जी थे, कितने लोग। और आज की भी आपको बीजेपी ने बहुत अच्छा, अगर वीरेंद्र सिंह के परिवार में 3 लोग राजनीति करने लायक थे, मतलब जो इलेक्शन लड़ सकते थे, वो खुद राज्यसभा मेंबर थे, मंत्री रहे, काफी बड़े विभाग उनको 2 मिले। उसके अलावा उनके सुपुत्र सांसद, उनकी धर्मपत्नी भी एमएलए रही है। तो उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में कोई पार्टी किसी को नहीं दे सकती है। और जो आज भी जो हमारे उनके लोग क्यों छोड़ के आ रहे हैं, आज हमारे करण सिंह रानौलिया जी पार्टी में आज ही शामिल हुए। अगर आप ये छोड़ने की बात करोगे तो एक इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस छोड़कर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसकी की ब्लड में कांग्रेस है। अभी आप करण सिंह रानौलिया की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि किरण चौधरी आपके बहुत वरिष्ठ, मतलब युवा और वरिष्ठ नेता, राजस्थान से सचिन पायलट, करण सिंह महाराजा जो कि महाराजा हरि सिंह जम्मू रियासत के जो उनके सुपुत्र हैं,
ये सब सारे लाइन में खड़े हैं। ये प्रदेश की राजनीति की बात हो नहीं, रही है हमारी। पार्टी छोड़ने की बात जी, करें हाँ। तो प्रदेश से भी लेकिन लोग आ रहे हैं। आदमपुर में किरण जब चौधरी से- तो आपकी वरिष्ठ नेता है, जो वो भी आदमपुर आपके। में जब से कुलदीप बिश्नोई जी आए हैं भाजपा में, जी जी वहाँ फेरिस्त इतनी लंबी है पार्टी छोड़ने वालों की। जो इनका भाजपा का मूल विचारधारा थी, वो लोग तो वापिस उनको जब से उन्होंने ज्वाइन की है कांग्रेस में आगे, तो वो लोग क्यों छोड़ के जा रहे चलिए जान हैं? लेते हैं ये बात, मनदीप जी से जानते हैं, वो बताएंगे। सर ये कह रहे हैं कि एक मूल विचारधारा के लोग जो आज करण सिंह रानौलिया, जो कि 2014 में आपका इलेक्शन, आपकी पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और वो आज छोड़कर गए हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? ज्यादातर होता नहीं है कि जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, जिसने राजनीति वहां से शुरू की हो, वो पार्टी छोड़कर जाए। एक बड़ा गंभीर विषय है ये, मतलब। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आपने पूछा है। जी करण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने उनके कद से बड़ा मान सम्मान दिया। जी जी उनको आदमपुर से चुनाव लड़ाया, जी जबकि आदमपुर उनका विधानसभा नहीं था। जी जी फिर उनको प्रदेश का बीजेपी का मेन का सचिव बनाया, जी जी। जो एक बहुत बड़ा पद होता है, जहाँ गिनती की है, ऐसे नहीं आप 20-20 होते हैं, मतलब ये गिनती के 2-3 5 सचिव होते हैं। 5 सचिव। उसके साथ उनको हरियाणा सरकार में चेयरमैन बनाया। चेयरमैन जी। इन सब बातों के बाद भी अगर वो किसी लालच में, लोभ में अगर गए हैं, जी तो ऐसे लोगों को तो मैं मौका परस्ती कहूंगा। ऐसे लोगों को सब कुछ देने के बाद भी, जी उनके कद से ज्यादा देने के बाद भी अगर जाते हैं, तो वो लोग मौका परस्त हैं। उनके बारे में कुछ ज्यादा मैं बात यहाँ नहीं करना चाहूंगा। और रही आदमपुर विधानसभा की, कुलदीप जी का एक बहुत बड़ा कद है। कुलदीप जी का परिवार का, चौधरी स्वर्गीय भजनलाल जी का बहुत बड़ा कद है। और उनका केवल आदमपुर नहीं, हरियाणा ही नहीं, राजस्थान और उत्तरी भारत के अंदर उनका अपना प्रभाव है। तो उनका इन लोगों को छोड़ के जाने से, उनका ज्वाइन करने से कंपैरिजन करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी इस बार में। जी जी। तो इसलिए कुलदीप जी का आना एक नरेंद्र मोदी जी की और देश के प्रति एक सकारात्मक सोच को लेकर के वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। और ये देश कैसे सिरमौर बने, ये देश कैसे संसार का अग्रणी देश बने, इन सब बातों को विचारधारा से प्रभावित होकर के उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। और ज्वाइन करते वक्त ऐसी बातें उन्होंने कही भी थी। चलो अभी हम प्रदेश स्तर की बात कर रहे थे, एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है कि नीतीश कुमार, जो कि एनडीए छोड़कर अब दोबारा राजद के साथ महागठबंधन बना लिया है, कांग्रेस के साथ, और सीपीएम और माले वगैरह जो और दल है, या जीतन राम मांझी है अपना दल, उनके साथ महान नेता, जो भी अपना महान दल है उनकी पार्टी का। तो ये देख रहे हैं कि और नीतीश कुमार ने लगातार एक एजेंडा भी चला दिया है कि वो सभी नेताओं से मिल रहे हैं, राहुल गांधी से भी मिले हैं, और अपना शरद पवार से मिले, प्रकाश करात से मिले, उधर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है राव चंद्रशेखर राव, उनसे मिले, और ममता बनर्जी। और इस प्रकार से ये जो एक पूरा एक गठबंधन बनने जा रहा है, जैसे कि 1977 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एक गठबंधन बना था, महागठबंधन, जब जनता पार्टी का जन्म हुआ, सारी पार्टियां, तो उसी तरीके से इकट्ठा होने का प्रयास हो रहा है। क्या लगता है कि मतलब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे ये सब मिलकर? नीतीश कुमार की हम बात करें तो बिहार के अंदर वो सबसे छोटे दल के नेता है, 45 विधायकों के नेता है। उससे भारतीय जनता पार्टी, उससे दूसरे लालू यादव की पार्टी बहुत ऊपर है। वो पहले अपना बिहार में तो अपना जलवा दिखाएं। बिहार में तो वो लगातार डाउन होते जा रहे हैं। अब जब वो अपनी डाउनशिप को देख करके, और उनके बारे में बहुत वरिष्ठ नेता है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँगा, जिसके साथ छोड़ के आए थे उसी के साथ वापिस गए हैं। उन लोगों ने जो वो छोड़ के आए थे क्या ब्लेम लगाए थे, सारी मीडिया, सारा देश ने देखा था। आज वही वापिस जा रहे हैं। और उनको ये देश इतना बड़ा, जो पार्टियों का जो देश, जो ये क्षेत्रीय पार्टी हैं, कौन मानने वाला उनको? क्या ममता मान जाएंगी? अखिलेश मान जाएंगे? केजरीवाल जी मान जाएंगे? ऐसे ऐसे देश के अंदर इतने जो शर्त पर मान जाएंगे, ये लोग उसको कहाँ मानेंगे? ये तो एक अपने आप को एक झेप मिटाने के लिए वो एक असफल सा प्रयास कर रहे हैं। ये कोई कामयाब होने वाला ये गेम नहीं है, वो इसमें कोई दम नहीं है। तो जितेंद्र जी, 25 सितंबर जो कि आपका एक मुख्य दिवस होता है, जननायक चौधरी देवीलाल का एक सम्मान दिवस के रूप में आप मनाते हैं। अब आपकी पार्टी काफी मेहनत कर रही है, फतेहाबाद में आप करने जा रहे हैं। तो वही इसी जो भी मैंने प्रोफेसर साहब से भी पूछा कि जैसे आपके जो प्रमुख नेता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या मतलब ये कहीं सुप्रीमो इन्हें लोग, वो भी कह रहे हैं कि हम तीसरे मोर्चे का गठन करने जा रहे हैं, और 25 सितंबर को हो सकता है कि इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाए। तो ये 25 सितंबर का जो आप एक सम्मान दिवस को मनाने जा रहे हैं, इसको हम इस परिक्षेप में देखें कि इनेलो जो एक बड़ी रैली होती थी, जब ज्वाइंट होती थी पार्टी, लाख से भी ऊपर लोग इकट्ठे होते थे, और बड़ा लोगों को, कार्यकर्ताओं को इंतजार रहता था। तो इस प्रकार इस बार कोई ऐसा जलवा दिखेगा कि एक बड़ी रैली हो और उसमें इनेलो आगे बढ़कर आए, कुछ ऐसा कुछ?
बिल्कुल, मैं उससे पहले एक बात जो भी मनदीप जी ने कही, हमारे सीनियर बड़े भाई हैं जी। इन्होंने भी कहा कि भी नीतीश कुमार जी जो छोड़ के गए थे वो वापिस आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले ये कुलदीप के लिए कह रहे थे जी। कुलदीप भी छोड़ के गया था, वो वापिस आ रहा है। यहाँ जी। तो उसका सम्मान हो रहा है और वहां उसको कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। तो ये जो महागठबंधन की बात है, ये आने वाली जो 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस में जो समारोह होने जा रहा है, इसमें 100% उम्मीद की जा रही है क्योंकि इसमें पूरे देश के विपक्ष के नेता आ रहे हैं। और ये रैली जो है अपने आप में एक नया आयाम स्थापित करेगी, जो पूरे प्रदेश के ही नहीं देश के सबसे बड़ी रैली होगी। और सारे पूरे देश के विपक्ष के नेता इसमें आएंगे, जो मिल करके इस सरकार की जो गलत नीतियां चल रही है उनके विरोध में एक होकर के आने वाला चुनाव लड़ेंगे। जो अनुभव रहा है अभी तक क्षेत्रीय पार्टियां या बड़ी पार्टियों को एक करके, चाहे वो 1977 में जनता पार्टी बनी या उसके बाद 1989 में फिर जनता दल बना, और उसके बाद फिर वो मतलब कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंभा जोड़ा, और उस प्रकार से वो बिखर जाता है। तो ऐसा कुछ अनुभव वोटर्स को अच्छा नहीं रहा है इस प्रकार की क्षेत्रीय पार्टियां और छोटी बड़ी पार्टियों को मिला के एक गठबंधन बनाने का। तो क्या लगता है इस बार ये प्रयोग सफल होगा? जी बिल्कुल होगा। और पहले भी इसके गठबंधन के सूत्रधार जननायक देवीलाल जी रहे हैं। आज फिर उन्हीं का परिवार, उन्हीं के बेटे ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय चौटाला जी के नेतृत्व में यह गठबंधन का निर्माण फिर से होगा। और पहले की बजाय अब बड़े लीडर काफी संख्या में ज्यादा आएंगे। और दूसरा जो है हमारे साथ जुड़ने का जो जनता का रहेगा, आज भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट नीतियों के कारण आम नागरिक उनसे नाराज है। बढ़ती हुई महंगाई को देख के, शिक्षा को देखते हुए, स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हमें नहीं मिल रही उनको देखते हुए, बेरोजगारी उनको देखते हुए आज वो गठबंधन का लेकिन इंतजार भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि आप ये देखिए कि महंगाई और जो बाजार का भाव बढ़ा है, जो भी है मतलब महंगी हुई है चीजें, उसको देख के हमने तो देश को संभाला हुआ है। अगर आप पड़ोसी देशों को देखेंगे तो श्रीलंका डूब चुका है, बांग्लादेश डूब चुका है, पाकिस्तान जहां पर की 400 से 500 रुपए किलो प्याज और टमाटर इस भाव से बिक रहा है, लेकिन हमने तो देश को संभाले रखा है, वो ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनिंदा उद्योगपतियों को संभाला हुआ है, जो अपने देश के लोगों को निचोड़ करके आज शिखर तक पहुंचते जा रहे हैं और हमारा देश निरंतर नीचे आता जा रहा है। दूसरे देशों में जो उद्योगपति है जो शिखर तक पहुंचते हैं वो पूरी दुनिया से घुमा करके पैसा कमाते हैं। और आज आप हमारे आज के अखबारों में पढ़ा होगा आपने अडानी जी का, अच्छी बात है हमारे देश के आदमी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे लोगों को लूट करके, आज आप जगह जगह सुनते हैं कि सारा भारतीय जनता पार्टी ने अडानी जी को बेच दिया। वो बेच करके हमें लूट करके वो विदेश में मशहूर हो रहे हैं कि हम आज नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। लेकिन उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को और आम जनता को ये भी देखना चाहिए कि आज हमारा देश कहाँ पहुंच गया, ऊपर से नीचे आ गया और आदमी वहां का एक वो आदमी ऊपर पहुंच गया। अडानी हो, अंबानी हो या आपका टाटा हो, ये तो जो बड़े घराने हैं, ये तो चाहे कोई भी सरकार रही हो, कमोबेश स्थिति यही रहती है कि ये लोग तरक्की तो करते हैं और इनका देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार थी या जनता दल की सरकार थी या राष्ट्रीय मोर्चा जनता पार्टी की सरकार थी, कभी ये लोग मतलब इनका उद्योग धंधे कम हुए हो या इनकी नेटवर्क कम हुई हो, ये तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। मैंने पहले कहा है कि हमारे देश का अगर कोई भी व्यक्ति की तरक्की करता है तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे ऊपर सीढ़ी बन के चढ़ के जा रहे हैं, आम आदमी को तो निचोड़ रहे हैं ना। आज आप देख रहे हैं, हर रोज देखते हैं, मैं कोई अलग नहीं बोल रहा, भारतीय जनता पार्टी से बैठे बड़े भाई हैं, इनसे पूछिए आप, आज देश में महंगाई का और भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का कहां तक आलम है। उस बीच में से एक दो हमारे उद्योगपति विश्वविख्यात सत्र पर पहुंच रहे हैं और देश का सत्र नीचे जा रहा है। पहले भी जो नौकरी चले हैं तब, लेकिन देश नीचे नहीं गया, अब देश नीचे जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि भाई तरक्की करे, मैं करूं वो करे, कोई भी करे, अच्छी बात है, लेकिन अपने आदमियों के ऊपर पैर रख के ना चले। आप भी क्या इस मुद्दे से मतलब इनसे इत्तेफाक रखते हैं कि इस प्रकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है मतलब कांग्रेस के बीजेपी के राज में, सॉरी, और मतलब आम आदमी पार्टी इसको किस तरीके से देखती है, या आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में सरकार चला रही है, तो वहां पे आप लोगों ने मतलब इस तरीके की समस्याएं जो आ रही है उसको कैसे दूर किया, या कुछ ऐसा कुछ अलग मॉडल है आपका? देखिए मनदीप जी, मैं जो ये आप अंतर्राष्ट्रीय जो महंगाई और इसकी जो बात कर रहे हैं, देखिए जो मौजूदा सरकार होती है ये कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। इन्होंने जैसे कार्य किए हैं, जैसे अब जितेंद्र भाई ने बताया कि कुछ उद्योगपतियों को इन्होंने पकड़ रखा है और इतना हजारों करोड़ रुपया जो लोगों का पैसा है वो कुछ लोगों को देके इन्होंने जो काम किया है ना, तो उसमें लोगों का नुकसान है, कहीं महंगाई का असर है। इसलिए दूसरा जो हम बात कर रहे हैं अब हमारे बारे में, पंजाब और दिल्ली में हम जो कैसे काम कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी ने क्या है कि कभी भी जो है अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया। दूसरी पार्टियां क्या करती है, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, इनका लोगों के पर कोई ध्यान नहीं है। केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, इन्होंने प्रॉपर लोगों के लिए काम किया है। देखिए कोई भी देश तरक्की कब कर सकता है, जब वहां के लोग शिक्षित हो गए।
ये सब जानते हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया। केवल आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य के लिए काम किया है। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ वो बढ़ता जा रहा है, वो ऐसे नहीं बढ़ता जा रहा, लोगों को ये पता लग चुका है। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जी जी, जो मतलब आप सारी मीडिया में भी देख रहे हैं कि जो शराब नीति जो आपने अभी बनाई आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो दिल्ली में बनाई पहले, फिर वही का वही मॉडल आपने पंजाब में लॉन्च कर दिया। अनंत वाइन्स नाम से एक कंपनी है जिसको पूरे अधिकार दिए गए। एक 700 रुपए की बोतल पे पहले सरकार को राजस्व मिलता था 268 सेल टैक्स वैट और 133। मैं नहीं बोल रहा, ये राष्ट्रीय मीडिया बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि 400 रुपए के लगभग एक फायदा आता था, वो घट के 10 से 12 रुपए हो गया है और प्राइवेट लोगों को ज्यादा फायदा दे दिया गया। मजबूरन जब सरकार जांच के घेरे में आई तो उस पॉलिसी को वापस ले लिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जो पॉलिसियां हैं, जो भी ये जो आप जो टेक्निकल बात कर रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी जो उन्होंने तैयार की है वो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, किस प्रकार से जो है मैक्सिमम गवर्नमेंट को फायदा लेके हमारे जो पैसा आता है और लोगों में किस प्रकार से गिराता है, उसी पर प्रॉपर काम हो। लेकिन इसमें तो एक ऐसा होता है कि जब इस तरह की पॉलिसी, कोई भी एक नीतिगत पॉलिसी किसी भी राज्य में लागू की जाती है तो वो पूरे कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर पूरे विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, उसको फिर बहुमत से पास होता है, तब वो लागू होता है, पारित होता है। लेकिन वहां पर तो आपके जो आबकारी कराधान मंत्री और जो कि उप मुख्यमंत्री के मनीष सिसोदिया, उन्होंने एक कलम से अपने खुद ही अपने लेवल पे ही कर दिया। मोदी जी, मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, देखिए हमारे आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है कि दो आदमी मिलकर और कोई भी फैसला ले ले। प्रॉपर एक टीम होती है, उसके लिए जो भी टेक्निकल और जो फॉर्मेलिटी होती है वो कंप्लीट करके ही उसको इशू किया जाता है। इसी तरीके से पंजाब में लागू किया गया है। अब मुख्य विपक्षी दल है अकाली दल बादल के जो प्रधान है सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने भी राज्यपाल को लेटर लिखकर और एक ज्ञापन देकर उन्होंने भी इस पर मांग की है कि पंजाब में भी इसी तरीके से जांच बिठाई जाए और इसमें 100% आम आदमी पार्टी ने घपला किया। मनदीप जी देखिए, जहां तक घपले की आप बात कर रहे हैं तो मैं ये बात करूंगा, अभी पीछे कोई डिबेट चल रही थी, इंटरनेशनल डिबेट थी, और उसमें ये कहा गया कि पहले तो उसको 1,70,000 करोड़ का जो है वो बताया गया कितना घोटाला है। फिर हमारे तो से बताया कितना घोटाला, वो घोटाला घटते घटते जो है वो 1 करोड़ पे आ गया है। तो ये टेक्निकल बात नहीं करते हैं, ये डॉक्टर से बात नहीं करते हैं, ये सारे वर्बली बात करते हैं, किसी आदमी को गलत कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हर जांच के लिए तैयार है और ये भी विश्वास दिलाते हैं आपको कि जो भी जांच होगी उसमें बिल्कुल हम सही मिलेंगे। आपके मंत्री अभी जेल में है, सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर तो सारा हवाला और वो सारी चीजें सब, उनके पीए तक ने भी बयान दे दिए हैं कि भाई वो उसके अंदर दोषी हैं। जी देखिए, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, जो भी जांच चल रही है, देखिए उसका जो अभी उसमें जब फैसला आएगा तो उसमें ये हो जाएगा कि हम लोग कितने गलत हैं कितने सही है। एक दो और हमारे नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाला गया, ईडी के छापे मरवाए गए, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल पाक साफ होके निकले, आपने देखा जी, और ये भी ऐसे होगा जी। हमें मानते हैं कि बिल्कुल सही है। आपने आप सर देखिए, हम कानून, हमें कानून की राजनीति में एकमात्र आप आम आदमी पार्टी है जो बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है और बिल्कुल ईमानदारी से काम। सर बिल्कुल, देखिए हम ये कहना चाहेंगे, बिल्कुल अगर ईमानदारी और कड़ी मेहनत और समय के साथ जो सही काम कर रहे हैं वो केवल आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, फिर भी उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई। एक बयान आ रहा है उनका आजकल, जो इंडिया अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, मतलब अपना करप्शन जो प्रोग्राम चला था रामलीला मैदान पर, कहते हैं ये सत्ता की कुर्सी है, बोला इस पे जो भी बैठेगा चुंबक ऐसी होती है वो भ्रष्टाचार हो जाए, और लोग उस पर कह रहे हैं कि आप भी वैसे ही हो गए हो। मतलब ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब कह रहे हैं। नहीं देखिए, वो जो उन्होंने कहा था वो भ्रष्ट लोगों ने कहा था। कुमार विश्वास ने भी बड़े आरोप लगाए हैं और कई उसमें से सामने भी निकल कर आए हैं कई चीजें। सर मनदीप जी, मैं फिर कहना चाहूंगा, देखिए आपको वो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ही यहाँ पे आते हैं, लोगों के लिए, लोगों की सेवा के लिए नहीं आते हैं, राज्य की राजनीति पे आ जाते हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने निकाय चुनाव लड़े, अभी आप बड़े जोर शोर से आए, सिर्फ एक नगर पालिका में आपका बोर्ड बना, मतलब आप बहुमत में आए, तो आप कह रहे थे कि हम बिल्कुल वो कर देंगे, निगम में भ्रष्टाचार है, वो आपको लोगों ने, मतलब हरियाणा की जनता ने आपको नकारा। उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि मतलब भाई हम यहाँ पर बदल देंगे, सारी वो चीजें, सिस्टम बदल देंगे। तो उस तरीके से कहाँ आप, क्या आपको लग रहा है कि आदमपुर में आप दमदार उपस्थिति दर्ज करवा पाएंगे? कौन आपका उम्मीदवार होगा? क्या सर डेफिनेटली होगा। देखिए उम्मीदवार की जहां तक बात है, ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी उम्मीदवार होगा वो एक अच्छा व्यक्ति होगा और ये हमारे हाईकमान का जो डिसीजन रहेगा उसको फाइनल करेंगे। दूसरा, अगर मैं उपचुनाव की बात करूं तो अभी हाल ही में जो हमारी रैली थी, आदमपुर के लोगों ने हमें सुना है वहां बैठकर, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स था। बाद में लोगों ने हमसे बात की है, भजनलाल परिवार से, मतलब कोई भी आ जाए। देखिए मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, देखिए अब लोगों को बात समझ आ चुकी है। ये जो लोग आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में जा रहे हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। अब लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, और आप भी उन्हीं लोगों को शामिल करवा रहे हैं। जैसे अभी हाल में आपने सत्येंद्र सिंह जो कि कांग्रेस से इलेक्शन लड़े थे 2000
2009 में शायद, आई थिंक 2014 में। जी तो वो क्या नाम आपका, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, अब आम आदमी पार्टी में। तो आप भी ऐसे, आप भी दल बदल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या रहा बाकी पार्टी में? सर देखिए ऐसा है, मैं फिर कहना चाहूंगा आपको ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं मतलब पार्टी में हमारी, ठीक है जी, कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में देखो आ सकता है जा सकता है, वो बिल्कुल मना ठीक नहीं है बात है, सर। वो तो हाँ प्रजातंत्र है। जी 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 बिल्कुल ठीक है। और इस बात का ये हम कहेंगे कि हमारी पार्टी में जो भी आ रहे हैं वो बेदाग लोग हैं, उन लोग किसी का कोई दाग नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों को दाग है उन लोगों को हम बढ़ावा बिल्कुल नहीं दे रहे ठीक। जी। अब आप सभी से मेन क्वेश्चन है, जो कि हरियाणा की राजनीति में क्या भारत की राजनीति में भी सब जगह सबसे ज्यादा जो मुद्दा रहता है, बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा रहता है कि जातिवाद। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, सबसे पहले उस लोकसभा का या विधानसभा का उठाएगी डाटा और देखेगी कौन सी कास्ट का वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है, उसको टिकट थमा दिया जाता है। हरियाणा के अंदर इस टाइम जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति काफी हावी है, और पहले के इलेक्शनों में भी देखी गई है, और अब भी। तो अब आदमपुर में क्या लगता है कि कांग्रेस कौन सी मतलब जाट कैंडिडेट लेके आ रही है या नॉन जाट लेके आ रही है? जब लगभग बीजेपी का तो उम्मीदवार तय ही है कि नॉन जाट ही होगा, और वो भजन लाल परिवार से होगा, चाहे कोई भी हो। तो सियाग साहब, देखिए मनदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जी। और जो आप जातिवाद की बात कर रहे हो वो उस पे चलती है। भाजपा पार्टी जो है सबसे ज्यादा सांप्रदायिक और जातिवाद। तो सर उससे आप कोई इनके एजेंडे मुद्दे नहीं। से मतलब मैं एक बार मेरा जी जी मेरा आंसर पूरा हो जाए जी सर जी कि जो इन लोगों का जो एजेंडा है जी। अब आपने पूछा नॉन जाट, मुझे बताइए क्या कोई जाति का नाम है? नहीं, जाति जाट का तो नाम- ठीक है, जाति है, बिल्कुल। नॉन जाट कौन सी जाति है? तो इन लोगों ने क्या है कि जहां धर्म के नाम पे बांटा जाए वहां धर्म के नाम पे बांटो देश को, जी जहां धर्म का एजेंडा ना चले वहां जाति का एजेंडा चलाओ जी। और गुजरात में पटेल वर्सेस, महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस, हरियाणा में जाट वर्सेस जी। तो वो ये जो पब्लिक जो है, जनता अब समझ चुकी है, जनता चाहती है विकास, शिक्षा, रोजगार, महंगाई से छुटकारा। जैसे सीताराम जी ने जो से आपकी बातचीत हो रही थी, जी जी। वो मेन जो मुद्दे हैं हमारा, जो इस चुनाव में भी मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा। एक तरफ तो भाजपा सारे तो स्कूल बंद करने जा रही है जी। जो शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा एक गहना होता है इन युवा वर्ग का, कि वो जब पढ़ लिख के आगे जाएगा तो उसे रोजगार मिलेगा। और सीएम साहब हमारे कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक साइंस का टीचर मैथ पढ़ा लेगा, हमने भी इस तरह पढ़ा है। तो ये जो तरीका जो मतलब उनका टोटली जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश को धकेल रहे हैं। लेकिन एक चीज तो है ना कि आज मान लो कि मैं आपका एग्जांपल दूं या मेरा दूं, किसी का भी एग्जांपल दूं, तो वो खुद तो सरकारी टीचर या प्राध्यापक बनना चाहता है, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, वो प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं ना। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अगर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो हम पर मंथ उसको इतने पैसे स्कॉलरशिप देंगे। गवर्नमेंट ही नहीं चाहती, गवर्नमेंट शिक्षा का, हेल्थ का, प्राइवेट हॉस्पिटलों को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट दे रही है। स्कूल में रेगुलर टीचर नहीं है, तो काफी सुधार हुआ है, रेगुलर टीचर नहीं है। आज आप यहाँ का हॉस्पिटल के हालात देखो, तो खुद गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जो नीति है जी सर, प्राइवेट जो कंपनियों को उनको लाभ पहुंचाना, बड़े जो जितने बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रही है उनमें अडानी अंबानी से बाहर देश नहीं। आज अडानी अंबानी जी देश चला रहे हैं, ना कि भाजपा, मैं ये कहना चाहूंगा। और जो सरकार की जो पॉलिसी है हरियाणा में, उन्हें खुद ही नहीं समझ आ रहा हमें करना क्या है। उनका विजन ही क्लियर नहीं है, वो बस उनका विजन है। आज आपने देखा होगा कल खुद इनकी पार्टी के जो जज्बा के वो थे स्टूडेंट लीडर, उस पर मुकदमा करवा दिया, बोले कि हमें व्यायाम करने से, आरएसएस के कैंप लगाने से रोका जा रहा है। यूनिवर्सिटियों को इन्होंने आरएसएस की शाखा बना दिया है। अब यूनिवर्सिटी में किस लिए जो शाखा आप चलेगी? यूनिवर्सिटी पढ़ाई का, शिक्षा का मंदिर है, वहां इन्होंने अपनी गतिविधियां बढ़ा रखी है। तो ये धीरे धीरे अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, शिक्षा का भगवा कर रहे हैं। और टीचरों को रेगुलर के लिए इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। बेरोजगार युवाओं के लिए क्या करते हैं कि आप स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू भर्तियां निकालते हैं, 1 साल बाद इंटरव्यू की या टेस्ट की डेट आती है, फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है या पर्चा लीक हो जाता है। तो इनका जो पॉलिसी जो हर डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली पड़ी है, उन पे इनका कोई वर्कआउट नहीं है। आपकी बात बिल्कुल जायज है, इनका ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही इनका जातिवाद और धर्म की तरफ। जी प्रोफेसर साहब, आपकी क्या राय है? क्योंकि इन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर लगाया है कि आप धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटते हैं, और शिक्षा के जो सरकारी स्कूल हैं उनको आप बंद करने जा रहे हैं। तो उससे एक आम आदमी जो गरीब बच्चा है वो कहाँ पढ़ेगा? ऐसा नहीं है, इन्होंने आंकड़े जरा
गलत दिया है, मैं सुधार देता हूँ। जी जो प्राइवेट स्कूल में स्कॉलरशिप देने की बात है वो सिर्फ बीपीएल के लिए 134A के तहत गरीब बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके, उनको स्कॉलरशिप के लिए उनकी फीस दी है जी जी ताकि वो प्राइवेट स्कूल में जी। पढ़े। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वहां पर अलग से उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है, उनको मिड डे मील भी मिलता है। ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं, दोनों तरफ से बच्चा सरकारी स्कूल में जाए से बच्चा प्राइवेट में जाए। जी। और जो बीपीएल में है, जो गरीब लोग हैं, जी जी उनको जो है ना ये फैसिलिटी दी जा रही है। ये शिक्षा की बात। दूसरी बात करते धर्म की बात। क्या हम हिंदुस्तान में अपना राम मंदिर बनाए तो हम धर्म की बात करने लगे? 700 साल पुराना एक कलंक अगर किसी ने मिटाया है तो उसका नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से उसका फैसले का हल हुआ है। जी। आज अगर देश की बात करें, अब पहली बार हमें ये पढ़ाया जाता था कि चीन हमसे ताकतवर है। पहली बार डोकलाम में चीन को हमने पीछे धकेलना काम किया है। ये तो हमने- विपक्षी पार्टियां हमने- आरोप लगा रही है कि लद्दाख में काफी अंदर तक आ गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब चीन पहली बार अगर किसी से डरता है तो भारत से डरता है, और वो अमेरिका से भी इतना नहीं डर रहा जितना भारत से डर रहा है। पाकिस्तान की बात करें, घर में घुस करके हमारे जवानों ने बदला लेकर के आए हैं, उनको ठिकाने को देश नबूद करके आए हैं। तो देश बहुत बदल रहा है। अब जो लोग वर्षों तक इस देश में राज करते रहे, मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने क्या दिया? क्या तो उन्होंने सेना- उन्होंने उन्होंने शिक्षा में क्या दिया? उन्होंने हेल्थ में क्या दिया? आज जहां भी आप जाओगे, चंडीगढ़ का जो 8 घंटा रास्ता था वो आज आप 3.5 घंटे में जाओगे। दिल्ली का जो रास्ता था वो आज आप 2 घंटे में दिल्ली जाओगे। ये लोग इतने साल तक राज करते रहे, हमने तो थोड़ा सा ही राज मिला है। 8 साल ये हुए हैं, 6 साल वाजपेयी जी रहे हैं, 2.5 साल जनता पार्टी रही है। दे के सारा विपक्ष में किसी को लगा लो। लेकिन हमारी जो शुद्ध सरकार रही है पहली बार, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है। और जिस सरकार में आपको सड़कें, आपको हेल्थ के जो कार्ड हैं, आपको जो है और शिक्षा के अंदर लेकिन हरियाणा में हर यूं चीज कहते दी हैं, है। लेकिन हरियाणा में यूं कहा जाता है कि प्रभावी मुख्यमंत्री नहीं है, मतलब जो जोशीला और मतलब एक काम करने वाला। हरियाणा में पहली बार कहते हैं। मैं कहता हूँ इनसे जोशीला मुख्यमंत्री आपको मिला नहीं होगा, जिसने पहली बार ये कदम उठाया कि वास्तव में जो बच्चा सक्षम है, योग्य है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। ये पर्ची और खर्ची बंद किसने करी? अगर ये मुख्यमंत्री योग्य नहीं होते, ये मुख्यमंत्री बोल्ड नहीं होते, ये मुख्यमंत्री के मन में दिल में ऐसी बात नहीं होती कि मैं सही को सही कहूँ, जी तो सर, पहली बार जो है ना हाँ, बोलिए, पर्ची खर्ची बंद करने का पर्ची खर्ची के बाद सूटकेस चले हैं। पर्ची खर्ची की बात कही है, जी मुझे सर। उस पर हैरानी हुई है हाँ जी, हाँ जी। कि इसमें तो सूटकेस जैसे वो सूटकेस भी हमने ही पकड़े हैं। सूटकेस चले हैं। वो हमने ही पकड़े, क्योंकि और जो ये गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो उन्हें इन्होंने पीछे स्कूल चला बंद रहा करने था। का काम किया, पढ़ेंगे कहाँ से? स्कूल बंद कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पीछे से चला रहा था, उसको हम ही रोक रहे हैं, पैसे हम ही रोक लेता रहे है, हैं। वो आज उसकी हमने इंक्वायरी सूटकेस चल को रही है। पकड़ा। इनका स्टाफ सिलेक्शन का चेयरमैन जो वो पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। ना, और चेयरमैन वो जी- आज जो है, MLA के PA आज पर जो भी आरोप PA जो पकड़ा गया, आप दूर ना चेयरमैन जाइए, पूरा आप बोर्ड छोटेवाली के विधायक ऐसे- को नाम को देखिए, और लगातार इनका जो सस्पेंड हो रहा है। corruption का जो ऐसे बात आती है, रजिस्ट्री को वो डाला, ऐसे अधिकारी शराब को जो डाला। सूटकेस में पकड़ा गया। आप मलिक साहब, आप लोगों को देखिए, तो इस जाति और धर्म के नाम पे भ्रष्टाचार भारतीय बोलने का जनता हक पार्टी ने नहीं है। इतना देश को बांटने का काम किया है, जी, जी। उसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा कोई ना करे, देश के हित में ये मतलब बात जैसे है। मलिक साहब, ये बात तो सामने आई है कि पहले अनऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार होता था, अब ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार होने लग गया है। ये इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, ये सब बातें मनगढ़ंत बातें हैं। कोई तथ्य, कोई फैक्ट सामने तो आएगा। जी। अब किसी को ये कह दिया मैं काम करने लग गया, ये काम क्यों कर रहा है? वो जो हमने काम करना सिखाया क्या? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से अडानी के रिलेशन पारिवारिक संबंध है, हमने नहीं बनाए। अब तो हमने भ्रष्टाचार अडानी वो चीज हो हमने गया अडानी को ना, पैदा नहीं किया। जो कोई भी आप नेता कितना आपने भ्रष्ट हो बहुत जाए, अच्छा वो क्वेश्चन बिजनेसमैन पूछा। अपना काम कर रहे हैं। जो आप प्रभावी मुख्यमंत्री की बात करते हो, जी, जी। वो बिल्कुल आपकी जो है ना, ये इतने प्रभावी मुख्यमंत्री है जो इनका ओएसडी भूपेश्वर दयाल जी सीएम के ओएसडी ऐसा भी इतिहास में पहली बार हुआ है। उनके ससुर और हमारे वकील साथी भी हैं, वो परसों रोहतक में अपनी फरियाद लेकर गए जी और उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया। हमें इतनी पीड़ा हुई। सर, क्या इस कहेंगे बारे आप? में। सिंपल मुख्यमंत्री जी ने आपके सारे चैनल चला, इतना ही कहा था कि आप जरा लिख के दे दो, जी और बड़ा विनम्र कहा था, वो रिकॉर्डेड है। जी जी अब वो लिख के देने को तैयार नहीं हुए। उनका आप लिख के दे दो, मुझे 200 लोगों की और समस्याएं सुननी है। उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने तो बड़े प्यार से कहा यदि आप लिख के दे दो जो प्रॉब्लम है, ताकि उस लिखित को मैं आगे फॉरवर्ड करूं। जी। अब जबान को कैसे फॉरवर्ड करोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। इतनी सी बात होती है यार। कोई जितेंद्र जी, इतना आपसे एक बड़ा विषय नहीं था महत्वपूर्ण जिसमें सवाल मेरे जहन में आया है अभी
कि तीसरे मोर्चे की जो कवायद चल रही है, अभय चौटाला जी ने बयान दिया था कि कांग्रेस के बगैर तीसरे मोर्चे की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन उसी बयान को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी उसके साथ शामिल नहीं होगी। और जबकि आप कह रहे हैं क्या कांग्रेस के साथ INLD का हमेशा विरोधाभास रहा है, एक विचारधारा भी अलग रही है और दोनों की अलग राजनीति। आपके मतलब बड़े नेताओं ने भी आरोप लगाया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल भिजवाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा योगदान था। तो क्या आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं या कांग्रेस के साथ मिलकर ये चुनाव तो शीर्ष लड़ेंगे? नेतृत्व का काम है कि वो देखिए क्या करते हैं। जी। जो रैली की जहाँ तक बात है, सम्मान दिवस समारोह जो हमारा होने जा रहा है जी उसमें हमारे नेताजी ने भी कांग्रेस की तरफ से किसी नेता को बुलावा नहीं भेजा है, जी। ना ही उनको कोई निमंत्रण दिया है। जी। और जहाँ तक बड़े चौटाला साहब को जेल भेजने की बात है, तो उनके साथ तो पहले कांग्रेस ने भी ऐसा ही हाल किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिल करके दोबारा से इतने उम्र दराज आदमी को आज तक मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा कि उनको जेल जाना पड़ा। जो बाहर आने के बाद उनको दोबारा से जेल भेजा है, जेल से आने के बाद उन्होंने जिस जोश के साथ जनता के बीच में जा करके लोगों को जोड़ने का काम किया है, वो इस तरीके से लोग जुड़े हैं कि देख करके कि इन्होंने एक बुजुर्ग आदमी के साथ इस तरह का न्याय किया है। तो आज उसी के दम पे आज हमारी नेल्लो आज प्रदेश में नंबर 1 पर उभर कर आ रही है। तो मतलब आप लग रहा है कि बड़ी मजबूती से आदमपुर बिल्कुल इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होगी हरियाणा में और सत्याग्रह सिंह चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ये बात आज हम आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं और पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ जो न्याय हुआ और जो आज बेरोजगारी और शिक्षा और जो बुजुर्गों की पेंशन को काटा जा रहा है उसके विरोध में आप देखें। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे अभय सिंह जी के भतीजे जब वो जमुना पार भेजने की वो दे रहे थे और बीजेपी को अगर 8-10 सीटों की कमी पड़ी और आपकी हुई तो आप तुरंत प्रभाव से नहीं। देखिए अगर उन्होंने ऐसा किया तो देखो मैं भी उनका एक सिपाही रहा हूं 90 में से। अगर उन्होंने ऐसा गलत काम किया तो उनको छोड़ने से भी लोग दूर नहीं रहेंगे। जैसे हमने तो उनको जैसे उन्होंने ये कदम उठाया किसान आंदोलन में, जब किसानों का साथ नहीं दिया तो उनके 90 सिपाहियों में से अकेला जितेंद्र सोराण था जिनको उन्होंने अलविदा कह करके किसानों के हितैषी ओम प्रकाश चौटाला जी के और अभय सिंह के नेतृत्व में नेल्लो ज्वाइन की। तो सीताराम जी आप भी कह रहे हैं कि सरकार आप बनाएंगे, INLD भी कह रही है कि सरकार बनाएंगे, बीजेपी मैं अभी देखिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आपका क्या सभी भाइयों योगेश यादव जी को, मनदीप मलिक जी को, मैं सुन रहा था आपस में बातें हो रही थी, आपने मुद्दा उठाया था अभी कि हरियाणा में जो है जाट को लेकर हमेशा से चर्चाएं चली और मैं ये कहता हूँ सर देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, चलिए हमेशा होता है हमेशा ये। मैं कहता हूँ जी जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो कमाल है और वो कमाल करने के लिए बने हैं और उसके लिए हमारा सा एग्जाम्पल है। उन्होंने ये ठान लिया है कि जो नेताओं के लिए जो सिस्टम बना है, मान लो फ्री की सुविधाएं हर एक चीज मिलती है, 3000 तक यूनिट मिलती है एक MLA MP को, ठीक है जी। तो वो ये कहते हैं कि जो नेताओं को मिलता है मैं ये सब सुविधाएं जो है आम जनता को देना चाहता हूँ और क्यों ना दी जाए। जब हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो जनता के लिए वादा करते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा और हम जैसे MLA MP बने उसके बाद में हम सब भूल जाते हैं। और केजरीवाल जी ने वो हमेशा जो कहा है वो करके दिखाया है और आगे भी करेंगे जहां तक। और सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ना हमने सीख लिया है। देखिए पहले आपके सामने पहले दिल्ली में हुआ, हमारे साथ बहुत अच्छा रिजल्ट देखा आपने, उसके बाद पंजाब में देखिए तो लोग अब जाग चुके हैं। अब हमारा पंजाब में तो कानून व्यवस्था और मतलब जो उग्रवाद आतंकवाद का मुद्दा है, क्षेत्रवाद का मुद्दा, और वो बहुत ज्यादा मतलब दंगे वहां पर काफी होने लगे हैं आपकी सरकार आने के बाद। सर देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ एक बातों को उछाल दिया जाता है सर, और अच्छी बातों को कभी हाईलाइट नहीं किया जाता है। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो हमारे आप दूर कर रहे हैं, लेकिन आपके एक मंत्री जेल में चले गए, दूसरे पे भी कार्रवाई चल रही है जी। तो मतलब है तो आपके मंत्री भी उसी राह पे तो सर देखिए ना, हम तो ये कहते हैं कोई पार्टी ऐसा नहीं करती कि मतलब खुद के मंत्रियों को कभी किसी पार्टी ने अभी तक आज तक जेल नहीं भेजा होगा। हमें जब केजरीवाल जी को, मान साहब को जब ये लगता है कि कोई हमारा मंत्री गलत कर रहा है लोगों के साथ में, तो हम उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे, आगे भी करेंगे। और केजरीवाल देखिए जैसे मैं सीढ़ी दर सीढ़ी जो बात कर रहा था, अभी गुजरात में देखिए हमारा कितना ग्राफ बढ़ रहा है, कमाल होने वाला वहाँ पे भी। उसके बाद हिमाचल है सर देखिए, और फिर मैं ये कहना चाहूंगा फिर उपचुनाव आप कुलदीप पे देखिए। मैं कहता हूँ सर जो लोग जिनको घमंड है इस बात का, सर एक बस में आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कमाल हमने देखा है जी, वो दिल्ली में देखा है जी। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री। ये तो हमने सुना था कि 2 शर्ट खरीदो 5 पाओ, 2 जीन्स खरीदो 5 पाओ। ये पहली बार सुना आजाद हिंदुस्तान में, जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आके बोले आदमपुर में कि मैं इनकम टैक्स का अफसर हूँ, और ये कहते हैं कि ये जो हमने शराब घोटाले में किया ये नॉलेज नहीं है। अरे टैक्स का अफसर ही तो है जो सारे काम करवा रहा है जी। इससे बड़ी कमाल और क्या देखोगे आप? मेरे ख्याल में और वही उन्होंने पंजाब में शुरू किया
उसी एक question खालिस्तान आपसे- को आप दोबारा दोनों से से ही उठा है। के शुरू किया, जी जी उसी देशद्रोही ताकतों को दोबारा उठाना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में, जहां तक मेरी नॉलेज है और आप सब लोग भी शायद उससे इत्तेफाक रखेंगे, कि एक देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई भी विभाग नहीं है, वो है अरविंद केजरीवाल। मतलब कोई विभाग नहीं, बिना विभाग के मुख्यमंत्री है। मतलब मुख्यमंत्री तो मुखिया तो है सरकार के, बिल्कुल सर, बिल्कुल लेकिन आपने- विभाग कोई नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि वो क्योंकि इनकम टैक्स का अधिकारी रहा है, बहुत शाना है, हाँ जी, उनकी मैडम भी अधिकारी हैं, बहुत जी, जी। समझदार है, हाँ जी, साइन करेगा तो मरेगा। सिसोदिया फंसा दिया ना उसके बीच में, शराब घोटाले में। जी, जी। करने वाला कोई है, फंसने वाला कोई है, और मजे लेने वाला और मजे लेने वाला कोई है। तो ये तो जी। एक आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसी बात पे दोबारा आना चाहूंगा, जैसा मलिक साहब बोल रहे हैं, जी हरियाणा में इतनी जो लूटमार मची हुई है, जी जी उसके बारे में ये अपना बीजेपी का स्टैंड बताए। जो रजिस्ट्री घोटाले का आज क्या हुआ, जिसे दबा दिया, जी शराब घोटाले का आज तक उसकी जांच नहीं हुई। बिल्कुल। जितने बड़े जो घोटाले हुए हैं वो सबसे ज्यादा, और जितना जो अभी नौकरी का जो इतना बड़ा घोटाला पर्दाफाश मतलब हुआ है, वो तो कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आप नहीं कह रहे कि वो भी होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन है तो इसका मतलब वो आपके दोस्त हो गए हैं। आप ये कहना चाह रहे हम हैं? ये तो मतलब वो बात ठीक नहीं कर रहे बोल हैं। रहे, हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, जी, जी, हरियाणा जी। की। जी फिलहाल जो हमारी चर्चा है, क्योंकि आप पार्टी हरियाणा में सत्ता में नहीं है, इनेलो सत्ता में नहीं, नहीं है। बिल्कुल, वो तो हम तो सत्ताधारी पार्टी पर ही जो सत्ताधारी क्वेश्चन पार्टी हरियाणा में है उस पे ही क्वेश्चन अराइज होंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक तरफ तो मुख्यमंत्री ये कहते थे, आज तो वो चर्चा का ही विषय नहीं रहा, पर्ची खर्ची तो बात ही बहुत पुरानी होगी। जी जी अब तो विषय ये है कि आप जो है कितने ज्यादा बड़े घोटाले इस सरकार में जो कर रहे हैं, उनका कोई भी जांच, कोई एजेंसी जो तो चलो CBI ये हम एक पैमाना मान लेते हैं कि आदमपुर उपचुनाव होने जा रहा है, और इसमें जनता के पास मौका, आदमपुर की जनता के पास भी मौका, वो भी हरियाणा की 90 विधानसभा में से एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा, जो भी एमएलए बनेगा। तो उसमें क्या लग रहा है कि आपको कांग्रेस पार्टी कितने मार्जिन से जीतेगी? आपका क्या कम से कम हमारा मानना है 20 से 25 हजार के बीच में कांग्रेस पार्टी भारी जीत से दर्ज करेगी। इसमें हमारा प्रोफेसर साहब आपकी मैं पार्टी? तो कहता हूँ इनके वोट ही इतने आएंगे जितने जीतने की बात कर रहे हैं। जी इनके वोट 25-30 हजार आने बड़ी मुश्किल से, जी। वो भी भगवान भूलिए आपका मार्जिन क्या रहेगा? आप कितने हमारा मार्जिन मार्जिन 40,000 रहेगा। मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर दोबारा मिलेगा बिल्कुल इलेक्शन के बाद? बिल्कुल दोबारा फिर आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन 25,000 से आप जीतेंगे, आप बोल रहे हैं कि हम 40,000 से जीतेंगे। शौरान साहब, इससे 25,000 रुपए का इंडियन नेशनल लोकदल का मार्जिन रहेगा जी और जो भी आप भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे, जी, ये जी। भ्रष्टाचार जब अभय सिंह जी हरियाणा के मुख्यमंत्री तभी खत्म होगा। जी। आम आदमी पार्टी का क्या कहना है सर? कितने वोटों से आप बिल्कुल, जीतेंगे? मैं मेरी बात जो है बीच में रहेगी दूसरा। जी, जी, हाँ, बताइए। मैं ये कहता हूँ उपचुनाव के बारे में। जी। देखिए, मैं केजरीवाल जी कमाल करने वाले हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो पुराना घराना है इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जी जी ठीक है जी, मैं ये कहता हूँ, देखिए, जो लोग घमंड करते हैं इस बात का, जी। तो ये जो आपने पंजाब में देखा है, वहाँ पे बड़े बड़े जो हाँ, घराने कैप्टन हैं, वो अमरिंदर आ रहे हैं, दरअसल नहीं हो गए सुखबीर सर। बादल आ गए, तो हम लोगों को प्रकाश सिंह बादल हम कभी लोग नहीं को आए। हमारी ईमानदारी, मेहनत और समय पे पूरा विश्वास है सर। आप देखिए, कमाल होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको बाद में, जी। हम ये एग्जांपल फिर दे रहे हैं कि देखिए पंजाब में जो हुआ बड़े घरानों के साथ में, तो यहाँ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम कितने वोटों से जीतेंगे ये समय बताएगा। जी जी। तो अब ये जनता को डिसाइड करना है कि आदमपुर उपचुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी। यहाँ पर जी। हमारे साथ 4 मुख्य पार्टियों से प्रमुख नेता, जो कि योगेश सिहाग एडवोकेट, प्रोफेसर मनदीप मलिक, जितेंद्र शौरान जी और सीताराम जी ने भाग लिया, और जनता बताएगी। और अपने रिस्पॉन्स, अपना जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो हमारे इस न्यूज में दे सकते हैं, और आप भी बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी कितने मार्जिन से जीतेगी और उसका क्या कारण रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, और स्टूडियो से मैं अलविदा लेता हूं। धन्यवाद सभी अतिथियों का पधारने के लिए। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।